फरेबी इश्क और इंतकाम संजोग से बनी संगिनी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 7। अब तक आपने पढ़ा। दक्ष को करारा जवाब देकर आदिजा वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन इस बीच कोई और भी था जिसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसकी शायद ही उसने कल्पना की हो। वह कोई और नहीं बल्कि व्योम था। व्योम की मुलाकात पार्टी में किसी ऐसे इंसान से हुई जिससे उसका कुछ गहरा नाता था। आइए जानते हैं आखिर वो लड़की कौन है और क्या रिश्ता है उसका व्योम के साथ। चलिए जानते हैं अब आगे। व्योम की चुप्पी देखकर वह लड़की व्योम से फिर बोली। वह लड़की बोली, अब चुप क्यों हो? जवाब दो मेरे सवालों का। व्योम बोला, हाँ मैं आगे बढ़ चुका हूँ और बाकी मैं कोई भी सवालों के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वह लड़की गुस्से से बोली, तुम तो आगे बढ़ गए और मैं शायद वहीं की वहीं खड़ी रह गई। न मूव ऑन कर पा रही हूँ और ना ही खुद को संभाल पा रही हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता कि आखिर मेरी गलती क्या थी, तुमसे बेइंतहा प्यार करना या फिर तुम पर भरोसा करना। तभी व्योम बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ जाओ यहाँ से। इतना सुन उस लड़की ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन वो वहाँ से जाने के मूड में तो आज बिल्कुल भी नहीं थी। इतने सालों से दबा हुआ दर्द आज गुस्से और उसकी आंखों में आई नमी के रूप में बाहर आ रहा था। उस लड़की ने अपने आसपास देखा तो जाना कि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं और इस समय पार्टी में गेस्ट भी खाना खाने के लिए जा चुके हैं। वहाँ पर वह और व्योम अकेले ही थे। उस लड़की ने व्योम का हाथ पकड़ा और उसे सीधे खींचते हुए पास के ही कमरे में लेकर गई। वो कमरा उसी लड़की का था। व्योम भी वहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की बजाय चुपचाप उस लड़की के पीछे पीछे उसके साथ कमरे में चला गया। कमरे में पहुँचते ही जैसे ही उस लड़की ने दरवाज़ा बंद किया तो वो ज़ोर से बोला। व्योम बोला, ये तुम क्या कर रही हो? बाहर इसलिए कुछ नहीं किया ताकि कोई तमाशा ना बने, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमरे में तमाशा बनाओ। वह लड़की बोली, तमाशा तो अब बनेगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। मेरा तो पहले से ही बना हुआ है। मेरी ज़िंदगी, मेरी फीलिंग्स, मेरी मेंटल हेल्थ का तमाशा बना कर रखा हुआ है तुमने। अब इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? आज सारी बातें होकर रहेंगी और अगर लोगों को पता चलता है तो चल जाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तभी व्योम बोला, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, आदिजा मेरे साथ आई है और अगर उसे कुछ पता चल गया तो तुम जानती हो घर पर भी तुरंत पता चल जाएगा। तभी वह लड़की बोली, तो कोई बात नहीं, पता चलने दो घर पर, या फिर मैं सबको बता देती हूँ तुम्हारे घर पर, तुम्हारी फैमिली को भी और अपनी फैमिली को भी। इतने सालों से घुट घुट कर जी रही हूँ, अपने हर एक जज्बात को अपने अंदर दबा कर रख रही हूँ, इस उम्मीद में कि जिस दिन तुमसे आमना सामना होगा तुमसे अपने सारे सवालों के जवाब लूँगी। और जब हो रहा है तो अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, समझे तुम? तभी व्योम बोला, इनफ समृद्धि, शांत हो जाओ, बस करो, क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? ये वो साल पहले की बात थी और उन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, तुम भी, मैं भी, मेरी फीलिंग्स भी, सब कुछ। इतना सुनते ही समृद्धि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने व्योम का चेहरा अपनी तरफ किया और एक जोरदार थप्पड़ कस के व्योम के गाल पर लगा दिया। अचानक थप्पड़ पड़ने से व्योम दूसरी तरफ लुढ़क गया। उसने अपने सामने अपने गालों पर हाथ रखकर समृद्धि को देखा तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि समृद्धि बेहद गुस्से में आई हुई है। समृद्धि की आंखों से बेइंतहा आंसू निकल रहे थे। तभी व्योम बोला, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? समृद्धि बोली, सिर्फ थप्पड़ ही मारा है, मन करता है तुम्हें जान से मार दूं। तुम शायद लायक ही नहीं हो, ना मेरे ना किसी और की फीलिंग्स के, प्यार के। यू नो वॉट व्योम, मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की, इतना प्यार मैंने किसी से नहीं किया। माँ और भाई के गुजर जाने के बाद मैं अकेली थी, पर मेरी लाइफ में जीने का एक मकसद था, वो थे तुम। मेरी लाइफ की खुशी और मेरी खुश रहने की वजह थे तुम, वह वजह थे तुम। लेकिन जब तुम मुझे छोड़ कर गए ना, मैं ज़िंदा लाश बन के रह गई। कहने को तो बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन लोग मुझसे अपना इलाज कराने आते हैं। बेस्ट साइकोलॉजिस्ट के ना जाने कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं मुझे, लेकिन खुद के दिमाग के अंदर छिपी हुई फीलिंग्स, खुद के टूटे हुए जज्बातों को मैं कैसे सही करूँ बताओ? अंदाज़ा है तुम्हें कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट खुद के जज्बातों को, खुद के डिप्रेशन को, खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पाई, अपने हालातों को नहीं संभाल पा रही है। मैं रोज़ नींद की दवाइयाँ लेती हूँ, एडिक्टेड हो चुकी हूँ मैं। जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें जाना था ना तो तुम मुझे बता कर जाते। यूँ मेरे साथ फरेब तो नहीं करते। तुमने मेरा मजाक बना कर रख दिया और उस दिन के बाद से ना मैं हर किसी से दूर हो गई, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से और शायद खुद से भी। मुझे पता ही नहीं कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या एम है मेरा। खुद को बिजी रखने के लिए मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया, अकेले रहने लगी, घर वालों से दूर रहने लगी, किसी से बात नहीं करने लगी, शायद इसलिए ताकि मुझे कभी तुम्हारी याद ना आए। लेकिन रह रह कर तुम्हारे दिए जख्म ना नासूर बनते चले गए। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं।
तभी व्योम बोला, देखो समृद्धि, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जो हुआ सो हुआ। रही बात उन जज्बातों की, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर व्योम समृद्धि की तरफ से मुड़ गया। उसने अपनी समृद्धि को अपनी पीठ दिखाई। व्योम की चुप्पी समृद्धि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और ऊपर से व्योम का ये रवैया कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन बातों से तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इन सब को सुनकर समृद्धि बेहद गुस्से में आ चुकी थी। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस गई, गुस्से से आंखें लाल हुई। वो गुस्से से व्योम की तरफ देखकर बोली, समृद्धि गुस्से से बोली, तुम्हारे लिए वो समय हम दोनों का साथ क्या कुछ नहीं था? बताओ, क्या वो फीलिंग्स कुछ नहीं थी? और अगर नहीं थी तो क्या तुमने मेरे साथ एक खेल खेला? बोलो, क्यों खेला तुमने ये घटिया खेल, और मुझे अपने इस खेल का मोहरा क्यों बनाया? क्या तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी थी? अगर दुश्मनी थी तो सामने से निभाते ना, मैं तुम्हें टक्कर की दुश्मनी देती। लेकिन तुमने तो पीठ पीछे घाव दिया, वार किया, एक ऐसा वार जो मैं जीते जी मर गई हूँ। यू नो वॉट व्योम, मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूँ, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं। तुम्हें आज इतने सालों बाद सामने देखा तो दिल में अजीब सी खुशी हुई, लेकिन जताते हुए खुशी से ज़्यादा ना दर्द था दिल में कि तुम खुश थे मेरे बिना। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। व्योम, तुम तो इतने पत्थर दिल कभी नहीं थे, क्यों बन गए हो तुम ऐसे? ऐसा हुआ क्या है तुम्हारे साथ कि तुम मुझे भूल गए, अपनी समृद्धि को भूल गए तुम? इतना कहकर समृद्धि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी यह हालत व्योम को अच्छी नहीं लग रही थी, और ना ही व्योम से देखी जा रही थी। उसका रोना व्योम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब ज़्यादा हो गया तो वो समृद्धि के करीब आया। उसने रोती हुई समृद्धि को चुप कराते हुए कहा। व्योम बड़े प्यार से बोला, समृद्धि शांत हो जाओ। लेकिन समृद्धि बेइंतहा रोने पर लगी थी। उसका रोना ही नहीं रुक रहा था। ये देख कर व्योम ने समृद्धि को गोद में उठाया और उसे पकड़कर किंग साइज चेयर पर बैठ गया, और फिर समृद्धि को चुप कराते हुए बोला। व्योम बोला, बस करो, बहुत हो गया रोना, ज़्यादा रोगी तो तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी और बुखार चढ़ जाएगा तुम्हें। लेकिन समृद्धि अभी भी चुप नहीं हो रही थी। तभी व्योम समृद्धि को हंसाते हुए बोला। व्योम बोला, इसका मतलब तुम सच में चुप नहीं होने वाली हो? देखो, अगर रोते रोते नाक बही तो मेरे इतने महंगे सूट को ख़राब मत कर देना। नैपकिन रखी हुई है यहाँ पर, उससे अपनी नाक साफ करना, समझी? जैसे ही समृद्धि ने ये सुना तो वो अपनी लाल लाल बड़ी सी आंखों को देखकर व्योम की तरफ गुस्से से घूरने लगी। समृद्धि ने एक जोरदार मुक्का व्योम के सीने में मारा तो व्योम करहाते हुए बोला। व्योम बोला, दिखने में तो तुम इतनी नाजुक कली सी हो, लेकिन हाथ ऐसा लग रहा है जैसे लोहे का बना हुआ है। कितनी ज़ोर से मारा तुमने मुझे, लग गई मुझे। तभी समृद्धि बोली, मन तो तुम्हारा गला दबाने का कर रहा है, और अब क्या मैं रो भी नहीं सकती हूँ? तभी व्योम बोला, अच्छा ठीक है, रो लो, पर ज़्यादा मत रोना। समृद्धि ने जैसे ही ये सुना तो वो गुस्से से व्योम को घूरने लगी। तभी वो हंसता हुआ समृद्धि को अपने गले लगाते हुए बोला। व्योम बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। प्रॉब्लम आ चुकी थी घर पर, तो मुझे अर्जेंट घर जाना पड़ा। यहाँ देखा तो यहाँ सियासती मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे हैंडल करें। डैड भी अकेले थे और मॉम भी बिज़नेस को संभाल रही थी, इसलिए मैं डैड के साथ बिज़नेस को संभालने में रम गया। तुम तो जानती हो ना, मम्मी पापा के मरने के बाद सब कुछ डैड ने ही अकेले संभाला है। नानू नानी की ज़मीन जायदाद, सियासत और बिज़नेस को भी। हालांकि नानू भी बिज़नेस ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनकी उम्र इतनी नहीं है कि वो बिज़नेस को अच्छे से हैंडल कर सके, इसलिए उनका आधे से ज़्यादा वर्क लोड डैड हैंडल करते हैं। और फिर 4-5 महीने बाद जब मैं फ्री हुआ तो मैं दोस्तों से तुम्हारे बारे में मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम कॉलेज छोड़कर जा चुकी हो। कहाँ गई हो, किसके साथ गई हो, कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है मेरे यूँ बिना बताए तुम्हें छोड़कर जाने से, और तुमने दोस्तों से भी रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, तुम्हें फ़ोन मिलाया, लेकिन ना तुम्हारा फ़ोन मिला और ना ही तुम मुझे कहीं मिली। फिर एक रोज़ न्यूज़पेपर में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा, तब पता चला कि तुम फेमस साइकोलॉजिस्ट बन चुकी हो। तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल चेक करके पता चला कि तुम सोशल मीडिया में नहीं हो। 1-2 बार तुमसे मिलने का भी सोचा, लेकिन फिर इस बात से डर गया कि क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी। मेरी की हुई गलती कि तुम्हें बिना बताए अकेले छोड़कर जाना, क्या तुम समझ पाओगी? इसलिए मैंने सोचा कि अब जब दूरियां बढ़ चुकी हैं तो उन्हें रहने दो। अब शायद इन दूरियों को नज़दीकियों में बदलने का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए कभी कोशिश नहीं की। लेकिन कोशिश तो तुम भी कर सकती थे ना। समृद्धि ने जब व्योम के मुंह से ये सुना कि उसने समृद्धि को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, तो समृद्धि टूट गई। लेकिन वो व्योम के सामने जताना नहीं चाहती थी, और ये भी नहीं बताना चाहती थी कि भले ही व्योम ने ना सही, लेकिन उसने व्योम को ढूंढने की और उसके बारे में करंट इन्फॉर्मेशन जानने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी एक फ़ेक आईडी बनाई ताकि व्योम पर नज़र रख सके। समृद्धि चुप थी। उसकी ये चुप्पी व्योम बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर बोला। व्योम बोला,
बोलो समृद्धि, मैंने तो तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुमने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? अगर मैं तुमसे दूर चला गया था तो क्या तुम्हारा हक नहीं बनता था मुझसे सवाल जवाब करने का? क्या इतनी दूरियां और इतनी नफरत बढ़ चुकी थी हम दोनों के बीच में? व्योम की बातें सुनकर समृद्धि गुस्से से व्योम की तरफ देख कर बोली। समृद्धि बोली, हाँ, बहुत दूरियां बढ़ चुकी थी और मैंने कोई कोशिश नहीं करी तुमसे कांटेक्ट रखने की या तुम्हारे बारे में पता करने की। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ बहुत ज़्यादा। भले ही तुमसे प्यार करती हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। जैसे ही व्योम ने ये सुना तो उसके चेहरे पर जो भाव अभी तक शांत थे वह अचानक से मुस्कुराहट में बदल गए। उसकी इस मुस्कान को देखकर समृद्धि को गुस्सा आने लगा था। वो जानती थी कि व्योम की आदत ही थी, जब उसे समृद्धि को चिढ़ाना होता तो वो समृद्धि के सामने लड़ाई वाले मौके पर हंस जाता या फिर मुस्कुरा देता, जिससे समृद्धि को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता। लेकिन इससे पहले समृद्धि व्योम के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा करती, वह मुस्कुराते हुए समृद्धि की तरफ देख कर व्योम बोला, अच्छा, अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करी तो जाने मन ये कौन है? इतना कहकर व्योम ने अपना फ़ोन निकाला और अपना सोशल मीडिया हैंडल ऑन करके उसमें से एक प्रोफाइल निकाल कर समृद्धि के सामने रख दी। समृद्धि की आंखों में एक अलग सी चमक और थोड़ा अलग सा भाव था। ये देखकर व्योम फिर बोला, पहचाना इसे? समृद्धि बोली, ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं नहीं जानती इसे, कौन है ये? व्योम बोला, समृद्धि, शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी सिली हरकत करके फेक आईडी बनाकर मुझ पर नज़र रखोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी एक ही आईडी मेरे पर्सनल और मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर दोनों जाकर रिक्वेस्ट भेज रही है? तो इसका मतलब कुछ तो झोल है ना। मेरी पर्सनल आईडी मेरे ओरिजिनल नाम से नहीं है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और मेरे पर्सनल अकाउंट पर चुनिंदा लोग ही मेरे फॉलोअर्स और फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैं उस अकाउंट को खुद हैंडल करता हूँ। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जाने मन। तुम्हें मेरे पर्सनल अकाउंट पर रिक्वेस्ट नहीं भेजनी चाहिए थी। तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी आसानी से मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तुम्हारी। जज करने लग गई थी मुझे कि तुम्हारा इतना हॉट बंदा किसी रैंडम लड़की की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। नॉट बैड स्वीट हार्ट, इतनी गंदी सोच। तभी समृद्धि बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो मुझे, वैसे भी कोई आ जाएगा तो बेवजह का तमाशा होगा। व्योम समृद्धि को पकड़ते हुए बोला, तमाशा हो जाएगा? और जो अभी अभी तुमने मुझे एक करारा ज़ोरदार थप्पड़ मारा, मुझे हाथ पकड़कर कमरे में ले आई, कमरे को सामने से लॉक करा, क्या तब तमाशा नहीं होता? अरे वाह, तुम करो तो रास ढीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। गलत बात है ये। हाँ तो कहाँ थे हम? अब तुम खुद सच्चाई बताओगी या फिर मेरे सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें? तभी समृद्धि बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तुम पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो और मैं इस लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं जानती, ना ही इस प्रोफाइल आईडी को जानती हूँ। तभी व्योम बोला, मैं जानता हूँ ये तुम हो, तभी तो तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। हाँ, तुम पकड़ी नहीं जाती अगर तुम सिर्फ मेरे पर्सनल अकाउंट पर रिक्वेस्ट ना भेजकर मेरे प्रोफेशनल अकाउंट, जो कि प्राइवेट नहीं है, उस पर रिक्वेस्ट भेजती, क्योंकि उस पर तो मेरे काफ़ी फॉलोअर्स हैं और मुझे उससे ज़्यादा मेरी टीम उसे हैंडल करती है। पर मेरे पर्सनल अकाउंट को सिर्फ मैं हैंडल करता हूँ, ना कि मेरी पीआर टीम। तुमने मेरे पर्सनल अकाउंट पर रिक्वेस्ट भेजी थी विंग्स टुगेदर नाम से, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ही फेक अकाउंट है। अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा या सच मानने से इनकार कर रही हो? तभी समृद्धि बोली, वो तो मैंने बहुत पहले रिक्वेस्ट भेजी थी और उसके बाद से मैंने वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, मैं उसे नहीं चलाती अब। तभी व्योम बोला, जब तुम झूठ बोलती हो ना, तुम्हारी नाक ना लाल हो जाती है। मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, तो मेरे साथ झूठ भी मत बोलो। व्योम सिंह राठौर आज भी नहीं बदला और ना कभी बदलेगा। तो अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ पाऊंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है स्वीट हार्ट। अभी समृद्धि व्योम की बातों को टालते हुए बोली, बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे बस अपने दिल की सारी भड़ास निकालनी थी, मैंने निकाल दी। अब तुम्हें जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है, जाओ यहाँ से। अब नहीं आऊँगी मैं तुम्हारे पीछे कभी भी। और रही बात इस आईडी की, तो इसे तो ना मैं खुद डिलीट करूँगी और तुम्हें सबसे पहले रिमूव करूँगी इस आईडी से। समृद्धि को इतना गुस्से में देख व्योम मुस्कुरा उठा। वो अपनी आंखों को छोटा करते हुए समृद्धि की तरफ देखकर बोला। व्योम मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाप रे, कितना गुस्सा आता है ना तुम्हें, इतनी गुस्सैल और लड़ाकू तो नहीं थी तुम। समृद्धि व्योम को घूरते हुए बोली, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, जैसे तुम बदल गए वैसे ही मैं भी बदल चुकी हूँ, अब जाने दो मुझे। तभी व्योम बोला, बाय द वे ये तुम्हारा ही रूम है, तो तुम अपने रूम से खुद जाना चाह रही हो? समृद्धि बोली, तो तुम चले जाओ यहाँ से, मेहरबानी होगी। व्योम बोला, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है,
समृद्धि बोली, मुझे खाना खाना है, मैंने खाना नहीं खाया है। रात तुम्हारे लिए हुई होगी, मेरे लिए नहीं। पार्टी अभी भी चल रही है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। इतना सुन व्योम ने बेड के पास रखा टेलीफोन उठाया और फिर उससे रिसेप्शन पर फ़ोन करके खाना ऑर्डर कर दिया। समृद्धि तो ये देख कर हैरान थी। तभी समृद्धि बोली, तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे व्योम? मैंने कहा ना मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी, तो जाओ यहाँ से। क्यों ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्ज़ा जमा कर बैठे हुए हो? तभी व्योम बोला, गलत, मैं कब्ज़ा कहाँ कर रहा हूँ? तुमने तो सामने से मुझे इनविटेशन दिया, सामने से मेरे हाथों को प्यार से पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में लेकर आई, मुझे खड़ा करके दरवाज़ा लॉक किया और उसके बाद अपने इन प्यारे कोमल हाथों से तुमने मुझे थप्पड़ भी मारा। तभी समृद्धि बोली, बस करो बार बार ये सुनाना कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। मन तो मेरा तुम्हें मिठाई में जहर खिलाने का कर रहा था, पर क्या करूँ, खिला तो नहीं सकती ना। तभी व्योम बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे हाथों से जहर भी खा लूँगा, पर साथ में तुम्हें भी वो मिठाई खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से शादी कर लो और फिर किसी और के साथ सुहाग रात मनाओ। जैसे ही समृद्धि ने ये सुना तो उसने अपना सर पटक लिया और वो बोली, समृद्धि बोली, तुम में सचमुच शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना व्योम? व्योम बोला, बिल्कुल नहीं। अब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है तो इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी ना जाने दूंगा। इस थप्पड़ का बदला तो बनता है। तभी समृद्धि बोली, मतलब? देखो व्योम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और चुपचाप जाओ यहाँ से। व्योम बोला, बिल्कुल गलत, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा और मैंने बदला लेना है तो बस बात खत्म। इतना कहकर व्योम ने समृद्धि को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बिस्तर पर धक्का दे दिया। समृद्धि कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो बिस्तर पर जा गिरी और व्योम उसके ऊपर आ गया। समृद्धि ने इस समय बहुत प्यारी सी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसके खुले कंधे साफ नजर आ रहे थे। उसके गले में एक प्यारा सा नेकलेस था। सुर्ख गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, उसे देखकर व्योम उसे निहारता रह गया। व्योम ने अपने होठों को समृद्धि के होठों से जा लगाया और उन्हें बेतहाशा चूमने लगा। पहले तो समृद्धि ने व्योम को धकेलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो शायद ही उसे छोड़ेगा तो उसने हथियार डाल दिए। व्योम बहुत सॉफ्टली उसे चूमे जा रहा था। शायद इन 2 सालों में इन दोनों के बीच जितनी भी दूरियां थीं, शायद वो उन दूरियों को अपने इस चुंबन से मिटाना चाह रहा था। थोड़ी ही देर में समृद्धि भी व्योम का साथ देने लगी। व्योम, जो कि समृद्धि के होठों को इस कदर चूम रहा था मानो किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी की तलाश हो और आखिरकार उसे पानी मिल गया हो। वो दोनों ही एक दूसरे पर हावी हुए जा रहे थे, लेकिन व्योम का हावीपन कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। व्योम अब सिर्फ होठों पर नहीं बल्कि समृद्धि के पूरे मुंह को चूमने लगा। धीरे धीरे वो गले के पास आया तो समृद्धि की आह निकल गई, जिसे सुनकर व्योम तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका था। व्योम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसने गर्दन के नीचे कंधे की तरफ आते हुए समृद्धि को चूमना शुरू किया। समृद्धि के हाथ व्योम की पीठ से जा लगे। समृद्धि ने व्योम को कस के पकड़ लिया, उसके नाखूनों को व्योम की शर्ट के अंदर धंसा दिया, जिससे व्योम और ज़्यादा एक्टिव होने लगा। व्योम ने समृद्धि की ड्रेस को हल्का नीचे किया और वो उसे लगातार चूमे जा रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दोनों ही रुक गए। अचानक से व्योम ने खुद को कंट्रोल किया तो उसने देखा कि उसने कुछ निशान समृद्धि के कंधे और गले की तरफ छोड़ दिए हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजने से समृद्धि भी हड़बड़ा उठी। उसकी ड्रेस काफ़ी हद तक ढीली हो चुकी थी, जो कि इस समय रिवीलिंग होने के लिए तैयार थी। व्योम ने समृद्धि को ब्लैंकेट से कवर किया और फिर अपनी अधूरी शर्ट को धीरे से बटन लगाते हुए दरवाजे की ओर गया। अचानक पड़े इस खलल से व्योम कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन उसने जब अपनी और समृद्धि की हालत देखी तो एक पल के लिए उसे कुछ अजीब सा लगने लगा, पर उसने उस भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने देखा कि समृद्धि की आंखें इस समय झुकी हुई हैं। उसका चेहरा अभी भी गुलाबी सा हुआ था। व्योम ने एक नज़र उसकी ओर डाली और फिर अपने कपड़ों को सही करते हुए वो दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे को हल्का खोल कर देखा तो सामने स्टाफ खड़ा था जो खाना लेकर आया हुआ था। व्योम ने उनके हाथों से खाना रिसीव किया और फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया। स्टाफ खाने को अंदर रखवाना चाह रहा था, लेकिन व्योम ने मना कर दिया। उनके जाते ही व्योम ने दरवाज़ा बंद किया और खाना बेड के पास वाली टेबल पर लाकर रख दिया। व्योम बोला, खाना आ गया है, तुम चेंज कर लो, फिर साथ में खाते हैं। समृद्धि की आंखें झुककर हामी दे चुकी थी। फिर ब्लैंकेट के अंदर खुद की ड्रेस को काफ़ी हद तक कवर करते हुए वह सीधे चेंजिंग रूम की तरफ चुपचाप चली गई। वहां जाकर उसने अपनी ड्रेस चेंज करी। इस समय वो बहुत प्यारी कुर्ती और प्लाजो पहन चुकी थी। उसने अपना पूरा लुक चेंज किया था। ज्वेलरी हटाकर, मेकअप निकाल कर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी थी वो कुछ ज़्यादा ही निखर कर आ रही थी। शायद ये अभी जो उनके बीच में प्यार भरा मोमेंट हुआ था उसकी वजह से भी था। थोड़ी देर पहले की बातें याद करके उसका चेहरा ब्लश करने लगा। उसने अपने कंधे की तरफ देखा तो उसे व्योम का दिया हुआ निशान साफ नज़र आ रहा था, जिसे देखकर समृद्धि के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान देखकर वो बहुत खुश थी।
वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाने की आहट हुई। जब उसने अपना ध्यान खुद से हटाकर आवाज़ की तरफ केंद्रित किया तो उसे सुनाई दिया, दूसरी ओर से व्योम उसे बुला रहा था। व्योम दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला। व्योम बोला, समृद्धि तुम ठीक हो? समृद्धि जवाब दो। तभी समृद्धि हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, बस चेंज कर रही हूँ, आ रही हूँ थोड़ी देर में। व्योम ने इतना सुना और फिर टेबल के पास जाकर बैठ गया। उसने अपने लिए और समृद्धि के लिए खाना निकालना शुरू किया। तभी उसने देखा सामने से समृद्धि चेंजिंग रूम से चेंज करके आ चुकी है। उसने समृद्धि को देखा तो देखता ही रह गया। समृद्धि ने इस समय सूट और प्लाजो पहन रखा था, एक लाइट वेट दुपट्टा कैरी किया हुआ था। उसका ये लुक देखकर व्योम सचमुच हैरान था। जो लड़की कभी भी सूट, लहंगा, साड़ी जैसी चीज़ें नहीं पहनती थी, जिसे इन सब चीज़ों में चुभन महसूस होती थी, अनकंफर्टेबल फील होता था, साड़ी का पल्ला और सूट का दुपट्टा संभालना जिस लड़की के लिए मुश्किल हो जाता था, आज वो प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में है। अपने सामने समृद्धि को यूं देखकर व्योम सचमुच हैरान था। समृद्धि चेयर के पास आई तो उसने देखा कि व्योम ने उसके लिए भी खाना निकाल कर रखा हुआ है। समृद्धि ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी प्लेट से खाना शुरू किया। उन दोनों के बीच इस समय खामोशी थी। तभी उस खामोशी को व्योम तोड़ते हुए बोला। व्योम बोला, तुमने ये इंडियन ड्रेस पहनना कब से शुरू कर दिया? तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था। तभी समृद्धि बोली, कुछ पसंद और नापसंद समय के साथ बदलती रहती है और मुझे लगता है इस ड्रेस में ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ और कुछ नहीं है। तभी व्योम बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बदल गई? समृद्धि ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में उन दोनों ने खाना खाया, दरवाजे के बाहर अपने उन बर्तनों को रखवा दिया। समृद्धि इस इंतज़ार में थी कि व्योम कमरे से कब जाएगा, लेकिन शायद वो आज पूरे मूड में था कि वो समृद्धि को छोड़कर नहीं जाने वाला। व्योम ने दरवाज़ा बंद किया तो ये देखकर समृद्धि बोली, रात हो चुकी है, 11 बज रहे हैं, तुम्हें अपने कमरे में नहीं जाना क्या? तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ रही होगी। तभी व्योम बोला, नहीं ढूंढ रही होगी, वो सो चुकी होगी अभी तक। तुम्हें मेरी बहन की इतनी क्यों चिंता हो रही है? तुम मुझे अपने कमरे से भगाना चाहती हो? तभी समृद्धि बोली, हाँ अगर तुम्हें किसी ने यहाँ मेरे साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ। तभी व्योम बोला, नहीं मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तभी समृद्धि व्योम की तरफ देख कर बोली, तो किस लिए आए हो? व्योम समृद्धि के थोड़ा करीब आया और फिर उसके कानों के पास जाते हुए धीरे से बोला। व्योम बोला, जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आया हूँ और आज ना मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जैसे ही समृद्धि कुछ समझ पाती उससे पहले ही व्योम ने समृद्धि को गोद में उठाया और उसे बिस्तर के पास लिटाते हुए खुद भी उसके पास आकर लेट गया। समृद्धि का दिल इस समय ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। समृद्धि और व्योम इस समय बिना किसी आवाज़ के बिस्तर पर एक साथ लेटे हुए थे। समृद्धि का दिल इस समय ज़ोरों से धड़क रहा था। बेचैनी में उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके रखा हुआ था। हालांकि कॉलेज में भी उन दोनों के बीच में फीलिंग्स थी, वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड भी मानते थे, लेकिन कभी भी उन दोनों एज अ कपल एक दूसरे के कभी इतने करीब नहीं गए। उन दोनों ने हमेशा एक लिमिट रखी। शायद एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स ना बता पाने के कारण और एक दूसरे की फीलिंग्स ना जान पाने के कारण दोनों ही एक दूसरे के करीब आने से थोड़ा हिचकिचाते थे। लेकिन आज उनको पता चल गया था कि जो फीलिंग व्योम की समृद्धि के लिए है वही फीलिंग समृद्धि की उसके लिए भी है। व्योम ने आज समृद्धि से सारी दूरियां मिटाने का फैसला कर लिया था। तभी समृद्धि व्योम की तरफ देखकर बोली। समृद्धि बोली, व्योम ये गलत है। व्योम बोला, क्या गलत है जान? तुम्हारा और मेरा एक साथ होना गलत है? समृद्धि बोली, हाँ इस तरीके से तो गलत है। व्योम बोला, क्यों? तुम नहीं चाहती कि हम दोनों साथ हों? इतने सालों बाद जब एक दूसरे से मिले हैं तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की रात हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए? तभी समृद्धि बोली, बात सिर्फ आज की रात की ही तो थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें साथ होना चाहिए। फिर भी बिना शादी के ये सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही समृद्धि ने ये कहा तो ये सुनकर व्योम ने समृद्धि को अपनी तरफ खींचा। इस समय समृद्धि व्योम के नीचे थी और व्योम समृद्धि के ऊपर उसके काफ़ी करीब था। तभी व्योम बोला, सचमुच क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? समृद्धि बोली, नहीं पर ये सब कुछ गलत है। देखो व्योम, मुझे नहीं पता हम दोनों के बीच में क्या है, क्या था और आगे क्या होगा। हाँ अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मेरी गलती है, शायद मैं बहक गई थी। लेकिन अगर बिना किसी रिश्ते के हम दोनों के बीच कुछ होता है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ना हो तो बेहतर होगा। मैं बिना किसी नाम के हम दोनों के बीच के रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती। तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर समृद्धि ने व्योम को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन व्योम के ताकतवर शरीर को समृद्धि ज़रा भी नहीं हिला पाई। तभी व्योम समृद्धि के दोनों हाथों को पकड़ते हुए समृद्धि के और करीब होते हुए बोला। व्योम बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ना सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी।
हमारे बीच चाहे कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा, फिर चाहे रिश्ता शादी से पहले बने या शादी के बाद। मैं मानता हूँ इस रिश्ते को शायद समाज एक अच्छे नाम से नहीं बुलाए, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे उतने करीब नहीं आऊँगा। पर इतना याद रखना, अब हमारी शादी बहुत जल्द होगी। मैं अपनी फैमिली से तुम्हें बहुत जल्द मिलवाने वाला हूँ। जो गलती 2 साल पहले हो चुकी थी वो गलती अब दोहराई नहीं जाएगी। समृद्धि ने जैसे ही ये सुना तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान में जान आ गई हो। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में एक अलग सी चमक। चेहरे का नूर अलग ही हो चुका था। उसने व्योम को झट से गले लगा लिया और व्योम ने उसे प्यार से उसके सर पर सहलाते हुए कहा। व्योम बोला, उस दिन तो कह नहीं पाया पर आज कह रहा हूँ, आई लव यू। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, तुम्हें छोड़ कर आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी जगह मैं अपनी ज़िंदगी में किसी नए इंसान को नहीं दे सका। मेरी लाइफ में जो जगह तुम्हारी थी वो सिर्फ तुम्हारी थी, और अगर तुम नहीं मिलती ना तब भी वो जगह सिर्फ तुम्हारी रहती। मेरी लाइफ में कभी कोई और नहीं आ सकता, समझी तुम? इतना कहकर व्योम ने समृद्धि के होठों को प्यार से चूमा और फिर समृद्धि के ऊपर से साइड हो गया। समृद्धि ने देखा कि वो उसके बगल में ही लेटा हुआ है। समृद्धि ने उसकी ओर मुड़ते हुए उसे ज़ोर से हक कर लिया और उसकी तरफ देख कर बोली। समृद्धि बोली, आई लव यू टू, बट प्रॉमिस मी, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं सचमुच बहुत टूट जाऊंगी और फिर शायद जुड़ पाना नामुमकिन हो। प्लीज़ अब छोड़कर कहीं मत जाना। तभी व्योम बोला, कभी नहीं। अब तुम्हारा और मेरा साथ तब छूटेगा जब मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँगा। इतना सुनते ही समृद्धि ने व्योम के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली। समृद्धि बोली, ऐसी बातें नहीं करते, और हाँ, मैं तुम्हारे बिना जी कर कुछ नहीं करने वाली हूँ, इसलिए ये मरने मारने वाली बातें मेरे सामने मत करना, ठीक है ना? तभी व्योम मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, नहीं करूँगा। ओके, अब हम दोनों अपनी फैमिली से बात करते हैं, पर पहले तुम्हें मैं अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे, ठीक है ना? समृद्धि बोली, मेरी फैमिली में ज़्यादा कोई लोग नहीं हैं, बस पापा हैं और छोटी बहन। पापा हमेशा काम में बिजी रहते हैं और छोटी बहन अपने बिजनेस और पापा के बिजनेस को चलाने में लगी हुई है। बाकी सब तो तुम जानते ही हो। समृद्धि की बातें सुनकर व्योम समृद्धि के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए प्यार से बोला। व्योम बोला, मैं जानता हूँ समृद्धि, सब कुछ तुम्हारे पिता से तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन शादी जैसा डिसीजन उनके लिए आशीर्वाद के बिना तो नहीं हो सकता ना। और ना वैसे भी मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, ना कभी उनसे पर्सनली मिला हूँ। एक बार तुम मेरी फैमिली से पर्सनली मिल जाओ, उसके बाद मैं और मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे पिता से आमने सामने मिलेंगी। तभी समृद्धि बोली, अगर पापा नहीं माने तब भी क्या मैं तुमसे ही शादी करूँगी, सिर्फ तुमसे। इतना कहकर समृद्धि ने व्योम को गले लगा लिया और व्योम ने भी समृद्धि को प्यार से गले लगाया। इतना कहकर व्योम ने काफ़ी देर तक समृद्धि को यूं गले लगाया और थोड़ी देर बाद व्योम ने समृद्धि के गले से उसका दुपट्टा निकाला तो उसकी नज़र समृद्धि के कंधे और गले पर पड़े लव बाइट की तरफ गई, जिसे देखकर समृद्धि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी व्योम बोला, तो तुम अपने दुपट्टे से इसे छुपा रही थी? समृद्धि ने कुछ नहीं कहा, पर शर्म से उसकी आंखें झुक चुकी थी। ये देखकर व्योम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो हंसते हुए बोला। व्योम बोला, ये तो सिर्फ अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इतना कहकर व्योम ने समृद्धि का दुपट्टा बेड के दूसरे किनारे की तरफ रख दिया और अपनी शर्ट को धीरे से उतारते हुए दूसरी तरफ फेंका। व्योम अब बिना शर्ट के हो चुका था, हालांकि इसके पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं था। दरअसल व्योम को शर्ट उतार कर सोने की आदत थी, इसलिए अपनी आदत अनुसार उसने अपनी शर्ट खोलकर दूसरी ओर फेंकी तो व्योम की मस्कुलर बॉडी देखकर समृद्धि के कान लाल होने लगे। उसका चेहरा एक बार फिर गुलाबी हो गया। वहीं समृद्धि की हालत देखकर व्योम को काफ़ी मज़ा आ रहा था। वह समृद्धि को छेड़ते हुए बोला, ये देखो, कंट्रोल तुमसे नहीं हो रहा और मुझसे बोल रही थी कि मैं खुद पर काबू रखूं। मुझे तो डर है कि कहीं तुम ही आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाओ। तभी समृद्धि बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, सो जाओ अब। व्योम मुस्कुराते हुए बोला, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। इतना कहकर व्योम ने समृद्धि को कस के गले लगा लिया। वो दोनों ही नींद की आगोश में सो चुके थे। दोनों को ही सालों बाद एक अच्छी नींद आई, लेकिन आज की रात बहुत से लोगों की आंखों से नींद भी गायब थी तो किसी की आंखों में नींद का बसेरा था। आद्रिजा रुद्राक्ष के साथ थी। रुद्राक्ष आद्रिजा के कमरे में ही था। पार्टी खत्म हो जाने के बाद रुद्राक्ष सबसे बचते बचाते आद्रिजा के कमरे में आया तो उसने देखा आद्रिजा गुमसुम बैठी, कानों में हेडफोन लगाए बैठी है। उसने काफ़ी देर उसे समझाया और काफ़ी देर बातचीत करने के बाद आद्रिजा रुद्राक्ष के कंधे पर सर रखकर यूं ही सो गई और उसे पता ही नहीं चला। उसे यूं सोया देख रुद्राक्ष को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आद्रिजा बिना खाए पिए सोई थी और रुद्राक्ष कभी भी रात को खाना छोड़े नहीं सोता था और ना ही अपने घर में किसी को सोने देता था।
उसका मानना ये था कि रात को खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आद्रिजा तो सो चुकी थी और इस समय अगर वो उसकी नींद डिस्टर्ब करता तो शायद आद्रिजा फिर नहीं सोती। इसलिए उसने मन मार कर आद्रिजा को सोने दिया। उसने उसे धीरे से उठाया और उसे ब्लैंकेट की ओर लेकर गया। फिर आद्रिजा ने खुद को ब्लैंकेट उठाते उठाते रुद्राक्ष का हाथ कब कसकर पकड़ लिया उसे पता ही नहीं चला। अब अगर रुद्राक्ष अपना हाथ सामने से हिलाकर निकालने की कोशिश करता तो शायद आद्रिजा की नींद टूट जाती। इसलिए रुद्राक्ष के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वह आद्रिजा के पास बेड के किनारे ही बैठे बैठे सो गया। लेकिन कोई था जिसकी आंखों से नींद अभी भी दूर थी। वो कोई और नहीं बल्कि दक्ष था। दक्ष और रिया की अच्छी खासी झड़प हो चुकी थी। दक्ष ने जब रिया को थोड़ी देर पहले हुई सारी घटना बताई तो रिया के होश उड़ गए। रिया दक्ष को समझा बुझा रही थी कि शायद ये दक्ष का कोई भ्रम हो, शायद आद्रिजा उसे बस जलाने के लिए रुद्राक्ष के करीब जाने का नाटक कर रही है। पर फिर भी रिया ने उसे सांत्वना दिया कि वो कैसे भी करके आद्रिजा को मंडप में कावेरी की जगह बैठा कर रहेगी। इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े वो करके रहेगी। दक्ष रिया की बातों में आ चुका था। अब बस रिया को कल के लिए प्लान बनाना था। वो अपने कमरे में जाकर यही सोच रही थी कि कावेरी को कैसे हटाया जाए, क्योंकि कावेरी कोई बच्ची नहीं थी जिसे कुछ भी बहला फुसला कर रास्ते से हटा दिया जाए। कावेरी उन दोनों को ही सीधा कर दे, उसमें इतने गट्स थे और वो इतनी चतुर थी। सुबह हो चुकी थी। सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत कर चुके थे। हालांकि शादी दिन में होनी थी, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी अफरा तफरी में लगे हुए थे। जल्दी से तैयार होना, मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाना, ब्राइड की तैयारी, सब कुछ बहुत फटाफट हो रहा था। इन सब में एक इंसान था जो अभी तक शांत बैठा हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि व्योम था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रुद्राक्ष ने जब व्योम को यूँ शांत बैठा हुआ देखा तो वो उसके पास आया। रुद्राक्ष व्योम की तरफ देखते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर राठौर। तभी व्योम रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला, गुड मॉर्निंग रुद्राक्ष, कैसे हो तुम? तभी रुद्राक्ष बोला, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको देखकर ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी व्योम बोला, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तभी रुद्राक्ष बोला, मतलब यही कि कल रात आप यहाँ से चले गए थे पार्टी छोड़कर। मैंने आपको काफ़ी ढूंढा लेकिन आप मिले ही नहीं, बल्कि आद्रिजा ने भी आपको काफ़ी ढूंढा पर आप हम दोनों को नहीं मिले। तभी व्योम बोला, मैं कुछ ज़रूरी काम से गया हुआ था। तभी रुद्राक्ष बोला, वो ज़रूरी काम कहीं कोई लड़की तो नहीं? इतना सुनकर व्योम ने रुद्राक्ष को घूरते हुए देखा तो रुद्राक्ष हंसते हुए बोला। रुद्राक्ष बोला, अरे ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर ऐसे घूरो तो मत मुझे। तभी व्योम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्राक्ष बोला, आपकी बहन तैयार हो रही है, आप बताओ आपने क्या सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है जिसके बारे में मुझे भी नहीं बताया है। पता है कितनी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे ये जानने की कि आखिर आज आप बम क्या फोड़ने वाले हैं। इतना सुनते ही व्योम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। व्योम बोला, अच्छा तो सुनो। इतना कहकर व्योम ने रुद्राक्ष के कान में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे की स्माइल ना डबल हो चुकी थी। रुद्राक्ष बोला, सचमुच आप ऐसा करने वाले हैं? पर क्या आद्रिजा इसके लिए मानेगी? तभी व्योम बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, जब घर वाले राजी तो क्या करेगी आद्रिजा? तभी रुद्राक्ष बोला, पर ये तो कुछ और ही है ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तभी व्योम बोला, ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत चला, जाकर तैयार हो जा, वैसे भी आज का दिन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है। रुद्राक्ष बोला, हाँ, जिस तरीके का प्लान आपने मुझे बताया है उसे सुनने के बाद तो मुझे विश्वास हो चुका है कि आज का दिन सचमुच मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। इतना सुनकर व्योम रुद्राक्ष को वहाँ से जाने के लिए कह चुका था। वहीं दूसरी तरफ कमरे में दक्ष और रिया की बहस हो रही थी। रिया ने रात को दक्ष को समझा बुझा तो दिया था, लेकिन दक्ष ने सुबह जब रिया से ये पूछा कि आखिर उसने प्लान कुछ बनाया या नहीं तो रिया को साफ साफ नहीं बता पाई, जिस कारण गुस्से में आकर दक्ष ने रिया को काफ़ी भला बुरा बोल दिया, जिसे सुन रिया भी काफ़ी गुस्से में आ गई थी। उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े का माहौल हो चुका था। तभी रिया गुस्से में दक्ष से बोली। रिया बोली, बस करो अपना ये तमाशा, तुम्हें अगर आद्रिजा से शादी करनी थी तो तुमने इस कावेरी नाम की बला अपने सर पर ली क्यों? तभी दक्ष बोला, मुझे क्या पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, और ये सारी गलती मेरी नहीं बल्कि डैड की है। ना वो कावेरी के बाप से लोन लेते और ना ही ये सब होता। रिया बोली, तब तो तुम भिखारी बन जाते, भूलो मत, फिर आद्रिजा क्या कोई भी लड़की तुम्हें नहीं मिलती। मेरी बात मानो, भूल जाओ उस आद्रिजा को, वो नहीं है तुम्हारे नसीब में। दक्ष ने गुस्से से रिया के बाजुओं को पकड़ा और ज़ोर से बोला। दक्ष बोला, बंद कर अपना ये राग अलापना कि आद्रिजा मेरे नसीब में नहीं है। मैं दक्ष पोद्दार हूँ, अपने नसीब को अपने हाथों से बनाता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर आद्रिजा को किसी और का नहीं होने दूंगा। रिया बोली, तो क्या करोगे? कावेरी को मार डालोगे? तभी दक्ष बोला, ज़रूरत पड़ी तो हाँ।
तभी रिया बोली, बंद करो यार तुम अपना ये वाला तमाशा। तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे बस का नहीं है ये, तो इसलिए अच्छा है कि कोई बेटर प्लान बनाओ। एक काम करते हैं, आदिजा को बेहोश कर देते हैं और उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। दक्ष बोला, अच्छा, और आदिजा जैसे बेहोश हो जाने के बाद शादी कर लेगी और लोग कुछ कहेंगे नहीं? तभी रिया बोली, कहने का क्या मतलब है दक्ष तुम्हारा? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? साफ साफ बताओ मुझे। दक्ष की बातें सुन जब रिया ने दक्ष को आइडिया दिया तो दक्ष ने अपना सर पकड़ लिया और अपनी बातों का एक्सप्लेन करते हुए वह रिया से बोला। दक्ष बोला, अरे अगर कोई कुछ कहेगा तो कह देंगे ना कि घूंघट में कावेरी है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए उसे यूँ पकड़ कर रखा हुआ है। तभी दक्ष फिर बोला, रिया कभी तो लॉजिक वाली बातें किया करो, कोई बच्ची नहीं है वो और ना ही लोग मूर्ख हैं कि उन्हें ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तभी रिया बोली, ठीक है तो तुम बताओ क्या सोचा है तुमने? तभी दक्ष बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अभी कावेरी से शादी करना ही ठीक है। तभी रिया बोली, अगर तुम यही सोच रहे हो तो तुम कल मुझसे प्लान बनाने के बारे में क्यों कह रहे थे? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तभी दक्ष बोला, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर अभी हमारे पास यही ऑप्शन है। और रही बात आद्रिजा की, तो उसे तो मैं कैसे भी करके बहला फुसला कर अपनी बातों में कर ही लूँगा। तुम चिंता मत करो। आद्रिजा जो अभी भी यही सोच रही है कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैं ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ कावेरी के डर से ये शादी कर रहा हूँ। और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसमें मैंने उसकी बात का समर्थन नहीं किया। तभी रिया बोली, तो क्या आद्रिजा तुम्हारी बात का भरोसा करेगी? तभी दक्ष बोला, उसे करना ही होगा, क्योंकि शादी के बाद मैं ऐसी परिस्थितियां खड़ा कर दूंगा कि आदिजा को लगेगा कि कावेरी मेरे लिए ठीक नहीं है और वो सामने से मुझे शादी से निकलने के लिए हेल्प करेगी और मैं विक्टिम बन जाऊंगा और कावेरी विलेन। तभी रिया बोली, इतनी सिंपल सी बात जब मैंने तुमसे पहले कही थी तब तुम्हारे दिमाग में नहीं आई? पर नहीं, तुम्हें तो मंडप में दुल्हन बदलवानी थी। तभी दक्ष बोला, ठीक है अब और दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से, जाकर तैयार हो जाओ। इतना कहकर दक्ष ने रिया को वहाँ से भेज दिया। लेकिन दक्ष के दिमाग में अभी कुछ और भी चल रहा था, जिसके बारे में उसने रिया को नहीं बताया था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, थोड़ी ही देर में बारात भी निकलने वाली थी। वहीं आद्रिजा आज बेहद सुंदर लग रही थी। उसकी ड्रेस, उसका पूरा लुक उसके एक निखार को अलग ही लुक दे रहा था। रुद्राक्ष भी आज बेहद सुंदर लग रहा था। आदिजा के दोस्त तो रुद्राक्ष को देखकर आहें भर रही थी। वहीं कुछ तो आदिजा को छेड़ रही थी तो कुछ आदिजा को चिढ़ा रही थी। कुछ तो रुद्राक्ष को उनके बॉयफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच भी कर रही थी। लेकिन रुद्राक्ष हर किसी को इग्नोर करके जब आदिजा के पास जाकर खड़ा हुआ तो सबके मुंह बन गए। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब रह रह कर रुद्राक्ष को ही देख रहे थे। रुद्राक्ष को यूं हैंडसम बना देख तभी आदिजा रुद्राक्ष की ओर देख कर बोली। आदिजा बोली, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना हॉट बनकर आने की? सब तुम्हें ही देख रहे हैं। तभी रुद्राक्ष बोला, ओह तो मिस राजस्थान जल रही हैं, वो भी अपने दोस्तों से। नॉट बैड मिस राजस्थान। तभी आदिजा बोली, पहले तो तुम ना मुझे मिस राजस्थान बोलना बंद करो। आदिजा नाम है मेरा, शायद तुम्हें पता हो तो वही बुलाओ। रुद्राक्ष बोला, आदिजा से भी ज़्यादा बेटर निकनेम है मेरे पास, जैसे कि मिस ब्यूटीफुल ब्लू आइज़। तो सच सच बताओ, तुम्हें जलन हो रही है ना? तभी आदिजा बोली, मुझे क्यों जलन होगी, वो भी तुमसे? बिल्कुल नहीं। तभी रुद्राक्ष बोला, कम ऑन स्वीट हार्ट, अब बता भी दो। और हाँ, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मैं इनमें से किसी भी रैंडम लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हें तो जलन नहीं हो रही है ना? वैसे भी जब से लड़कियों ने मुझे देखा है तब से काफ़ी लड़कियों ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की है। हाँ, अगर तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही रुद्राक्ष इतना कहकर जाने को हुआ तो आदिजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कस के अपनी तरफ खींचते हुए नकली फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखकर बोली। आदिजा बोली, तमीज़ से यहीं पर खड़े रहो, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। ये ज़्यादा फूलों पर मंडराए हुए भंवरे बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तभी रुद्राक्ष बोला, मैं कहाँ भंवरा बन रहा हूँ, मेरे पास तो पूरा गार्डन है और ये भंवरा अपने इसी गार्डन के आसपास रहने वाला है। तभी आदिजा बोली, सचमुच एक मौका नहीं छोड़ते हो तुम फ्लर्ट करने का? तभी रुद्राक्ष बोला, और भी बहुत कुछ करने का मौका नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मौका देकर तो देखो। तभी आदिजा बोली, हम किसी और की शादी में आए हुए हैं, अपनी नहीं, तो बंद करो अपना ये फ्लर्ट करना। तभी रुद्राक्ष बोला, तो तुम कहो तो अपनी शादी भी कर लेते हैं, फिर तो मुझे पूरा राइट होगा तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने का, रोमांस करने का और भी बहुत कुछ। इतना कहकर रुद्राक्ष आद्रिजा के हल्का करीब आने की कोशिश करने लगा तो रुद्राक्ष को आद्रिजा ने हल्की सी चपत मार कर रोक दिया और उसे आंखें दिखाते हुए बोली। आदिजा बोली, बस करो, लोग हैं यहाँ पर और भूलो मत भाई भी यहीं पर है, उनके सामने तुम ज़्यादा क्लोज मत हुआ करो मेरे। ये सुनकर रुद्राक्ष मन ही मन में बोला। रुद्राक्ष बोला,
क्या लड़की है ये। भाई सामने से ऑफ़र करता है बहन की ज़िंदगी में एंटर करने के लिए और बहन भाई को देखकर डर रही है। कोई बात नहीं मिस राजस्थान, बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी। इतना कहकर रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे यूँ मुस्कुराता देख आद्रिजा बोली, क्या सोच रहे हो? रुद्राक्ष बोला, किसी लड़की के बारे में सोच रहा था। आद्रिजा ने जैसे ही ये सुना तो वह आंखें छोटी करती हुई रुद्राक्ष को देखकर बोली। आद्रिजा बोली, सचमुच बेशर्म हो तुम एक नंबर के। तभी रुद्राक्ष बोला, रोमांटिक भी हूँ एक नंबर का। ये सुनकर आद्रिजा ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दूल्हे की एंट्री होने लगी। जहाँ रुद्राक्ष और आद्रिजा की प्यार भरी नोकझोंक चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ समृद्धि के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने व्योम को आते हुए देखा। उसे देख उसके चेहरे पर गुलाबीपन साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ब्लश कर रही है। थोड़ी ही देर में दूल्हा अपनी बारात लेकर आ चुका था। सभी लोग बड़े मज़े से डांस कर रहे थे और थोड़ी ही देर में जयमाला की रस्म के लिए दूल्हा और दुल्हन दोनों को बुलाया गया। दूल्हा अपनी जगह पर खड़ा अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। तभी सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन कावेरी दुल्हन के जोड़े में सजी धजी धीरे धीरे कदमों से दक्ष की ओर आई। उसके आते ही एक प्यारा सा एंट्री सॉन्ग बजने लगा। सभी लोगों ने दुल्हन को देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। कावेरी दक्ष के पास धीरे धीरे कदमों से चलकर आई और दक्ष ने आगे बढ़कर कावेरी का हाथ थाम लिया और उसे वापस अपने साथ स्टेज की तरफ लेकर गया। जयमाला की रस्म हुई और दोनों ने ही एक दूसरे को जयमाला पहनाई। फिर पंडित जी ने उन दोनों को ही मंडप में बैठने के लिए कहा। जैसे ही वो दोनों मंडप में बैठे तो उसके बाद शुरू हुई शादी की सभी विधियाँ। धीरे धीरे एक एक रस्म होते होते हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं कावेरी का चेहरा अभिमान से भरा हुआ था। उसे तो यही लग रहा था कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसने आद्रिजा को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। आद्रिजा का प्यार दक्ष को उससे छीन लिया, पर वो ये नहीं जानती थी कि उसका तो पोपट हुआ है, ना कि आद्रिजा का। पर उसे अभी भी यही जानने में थोड़ा समय लगने वाला था। फिर कन्यादान की रस्म हुई और उसके बाद फेरों की रस्म। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने ही एक दूसरे को वचन दिए और जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने का वादा किया। फिर सिंदूर दान की रस्म हुई और उसके बाद अंत में पंडित जी ने दूल्हे को मंगलसूत्र देते हुए दुल्हन को पहनाने को कहा। दक्ष ने एक नज़र आद्रिजा की ओर डाली और फिर कावेरी को उसने मंगलसूत्र पहना दिया। इस समय कावेरी अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस बात पर कॉन्सेंट्रेट किया कि उसकी शादी फाइनली दक्ष से हो गई। पंडित जी ने जब अनाउंस किया कि शादी संपन्न हुई, अब वर और वधू अपने देवी देवताओं और बड़ों का आशीर्वाद ले ले। इसी के साथ सबने जोरदार तालियां बजाई। दक्ष और कावेरी दोनों खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। सभी इस बात से खुश थे कि शादी सही मुहूर्त पर बिना विघ्न के संपन्न हो गई। उसके बाद सभी को अपने अपने कमरों में भेज दिया गया। थोड़ी बहुत रस्म होनी थी और थोड़ी बहुत रस्मों के बाद बाकी रस्में घर पर होनी थी, इसलिए दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही आराम करने के लिए भेज दिया। शादी होते होते शाम हो चुकी थी। विदाई की रस्म हुई और उसके बाद तैयारियां हुई रात के रिसेप्शन की। रात में रिसेप्शन बहुत कुछ खास होने वाला था। बहुत हंगामे भी होने वाले थे और बहुत सारी अनाउंसमेंट भी होने वाली थी। शादी होने के बाद जब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए तो दक्ष कावेरी अपने पेरेंट्स के साथ एक बड़े से रूम में थे। वहाँ उसके पेरेंट्स और कुछ रिलेटिव भी थे। तभी दक्ष के पिता कावेरी के पिता की तरफ देखते हुए बोले, भाई साहब अब तो शादी हो चुकी है, अब अपना वादा निभाइए। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर और ये रहे मेरे बेटे को सीईओ बनाने का आपका अनाउंसमेंट लेटर। तभी कावेरी के पिता बोले, अरे इतनी भी क्या जल्दी है आपको भाई साहब, मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ। तभी दक्ष के पिता बोले, यही बात मैंने भी तो आपसे कही थी भाई साहब कि इतनी भी जल्दी क्या है बच्चों की शादी करने की। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, पर आपने भी कहाँ मानी। मैंने अपनी बात का मान रखा है, अब आप अपनी बात का मान रखिए। तभी कावेरी के पिता हंसते हुए बोले, ठीक है लाइए फाइल दीजिए। इतना कहकर कावेरी के पिता ने जो भी लोन दक्ष के पिता को दिए थे वो सब माफ़ कर दिए। उस फाइल में यही लिखा हुआ था। तभी उन्होंने सिग्नेचर किया और फिर वो फाइल दक्ष के पिता की ओर देते हुए उसके बाद वो सभी की तरफ देख कर बोले। कावेरी के पिता बोले, आज शाम को रिसेप्शन पार्टी के वक्त जब अनाउंसमेंट होगी तब मैं सबके सामने अपनी बेटी और अपने दामाद को ये तोहफा दूंगा। मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरी नई कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। जैसे ही कि दक्ष के पिता ने ये सुना वो थोड़ा हैरान हो गए, और सिर्फ दक्ष के पिता ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए कि ये कावेरी के पिता ने अचानक से ये सब क्या कहा। लो जी, आखिरकार कावेरी के पिता ने दिखा ही दिया कि वो कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है जिसे कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान के रूप में छिपे हुए चालाक भेड़िए को वो ना पहचान पाए। खैर, कावेरी के पिता के इस बात को सुनकर क्या रिएक्शन होगा दक्ष और उसके परिवार वालों का,
जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।